गुड मॉर्निंग इन्वेस्टर्स एंड वेलकम टू नॉस्टेला वेल्थ। मैं महेंद्र राव आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे द इंडिया ग्रोथ स्टोरी। देयर आर मैनी पीपल टू ज्वाइन इन, तो वो हम चालू करते हैं, वो लेटर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी शेयर माई प्रेजेंटेशन विथ यू गाइज। आई होप आई एम ऑडिबल टू यू गाइज। Yes, ओके yes, yes, ओके, ये स्क्रीन देख रहा है सबको? yes. ओके, सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रेजेंटेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे द इंडिया ग्रोथ स्टोरी। अभी हाल ही फिलहाल में इलेक्शंस हुए थे, तो बहुत ही सवाल थे सबके मन में कि इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद द इंडिया ग्रोथ स्टोरी क्या रहेगी। ये टॉपिक चुनने का कारण यही था कि इन केस द गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई है वो कोएलिशन गवर्नमेंट आने के बाद कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी क्या रहेगी, वेदर वी विल बी एबल टू कंटिन्यू द लास्ट 10 ईयर्स का स्ट्रीक और वेदर वी विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू द लास्ट 10 ईयर्स का स्ट्रीक। सो आइडिया यही था आज की टॉपिक में, आज के वेबिनार में कवर करने का कि वेदर वॉट एवर गवर्नमेंट कम्स इन, ठीक है, द इंडिया ग्रोथ स्टोरी विल ऑलवेज बी इंटैक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑलवेज विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट to the growth of the economy, right? But India is in such a sweet spot that irrespective of any government come in, India will grow, right? So ये टॉपिक इसीलिए चूज किया है ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए और समझ पाए कि आगे चलकर इंडिया कैसे ग्रो करने वाला है, इंडिया कहाँ पहुँचने वाला है, हाउ विल बी द इकोनॉमिक फैक्टर्स। सो आज के इस वेबिनार में देयर विल बी टू मैनी डेटा पॉइंट्स, बहुत सारे इंटरेस्टिंग डेटाज है और फैक्ट्स है जो हम कंसिडर करेंगे, जो पास्ट के डेटाज है प्लस जो फ्यूचर में डेटा है जो सपोर्ट करेंगे इंडिया ग्रोथ स्टोरी को, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो लास्ट 5 साल में हमने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट से सुना था कि इंडिया विल सून बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वी आर समवेयर अराउंड 3.8-3.9 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, राइट? जब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने के लिए हमें कितना समय लगेगा? सो वी आर सपोज टू ऐड $1.2 ट्रिलियन टू आवर जीडीपी। तो ये कब तक होगा, कैसे होगा? अगर इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचती है देन ऑटोमेटिकली मार्केट से जो रिटर्न्स आएगा दैट विल बी ह्यूमंगस, राइट? सो सबसे पहला सवाल जब भी हम इन्वेस्टर से बात करते हैं, जब भी आप इंडिविजुअल से बात करते हैं कि व्हेन वी विल बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो ये समझने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना रहेगा कि इंडिया ने जब से इंडिपेंडेंस लिया है तब से लेके आज तक व्हाट वाज द ग्रोथ पैरामीटर। इंडिया हैज़ ग्रोन वेरी इन अ वेरी गुड मैनर इन द पास्ट। जब हम 1947 से लेके 2023 की बात करते हैं तो इंडिया हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली। बट जब मैं इंडिया को ग्लोबल कंट्रीज से कंपेयर करता हूँ, डिफरेंट कंट्रीज से कंपेयर करता हूँ, देन वी आर लेगिंग बिहाइंड ड्रास्टिकली इन अ बिग वे। ठीक है, मैं अपने आप को जब अपनी खुद की रिपोर्ट कार्ड बनाता हूँ तो आई हैव डन बेटर, बट वही रिपोर्ट कार्ड इफ आई कंपेयर इट विद अदर कंट्रीज देन आई एम डूइंग नॉट सो गुड। हैंस सारे डेटा पॉइंट्स इकट्ठा करके आज का ये प्रेजेंटेशन बनाया है। सो प्लीज़ फोकस ऑन द डेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। ठीक है, सो इंडिया स्नैपशॉट 1947 से लेके 2021 का है। सो हाउ इंडिया हैज़ इवॉल्व सिंस इंडिपेंडेंस। तो आप पॉपुलेशन की बात करते हैं, जो सबसे बड़ा आज डेमोग्राफिक डिविडेंड है इंडिया के लिए, इट इज़ इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, द पॉपुलेशन इन 1950 वॉज 34 करोड़ एंड अभी 2021 में इट इज़ 138 करोड़। जीडीपी जो था वो 2.7 लाख करोड़ था, बट अब जीडीपी जो है वो ऑलमोस्ट 200 लाख करोड़ है। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज द पर कैपिटा इनकम, एक इंडिविजुअल आदमी एक कंट्री में कितना कमा रहा है। सो 1947 में वो 274 रुपीज़ था, बट 2021 में इट हैज़ इंक्रीज टू 1.26 लैक्स एंड बाई 2024 इट हैज़ ऑलरेडी टच 1.5 लाख। एक एवरेज इंडिविजुअल उतना कमा रहे हैं, ठीक है, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। पॉवर्टी रेट जो 1947 में थी वो दैट वाज समवेयर अराउंड 70 to 75%, बट इट हैज़ कम डाउन टू समवेयर अराउंड 22%। लिटरेसी रेट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 12% to 74%। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो पहले 37 ईयर्स हुआ करती थी, लोग 37 की ईयर्स की एक एवरेज एज थी डेथ की, वो 37 ईयर्स थी, बट वही एज आज 70 ईयर्स की है।
ठीक है, सो पीपल आर लिविंग लॉन्गर, ठीक है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन की हम बात करें तो 1951 में वी यूज टू प्रोड्यूस 500 लाख टन्स, बट इन 2021 वी आर प्रोड्यूसिंग 3000 टन्स lakh tons. Electric consumption has also increased drastically. 16 per capita consumption के basis पे देखेंगे तो it was 16 kilowatts. Now we are consuming 181 kilowatts. Imports have increased drastically. Imports आपके जो 1.3 billion dollars थे, it has increased to 389 billion dollars. vis-a-vis export देखेंगे जो 1 billion dollars था वो आज 290 billion dollars है. Length of roads, railways and car ownership has also increased drastically. In 1947 it was 4 lakh kilometers, but it is 64 lakh kilometers now. Railway network की हम बात करें it was 0.53 lakh kilometers, but which is increased to 1.23 lakh kilometers now. Car ownership हर 1 लाख में 41 people used to own the car, but which has increased to 2275. So ये इंडिया का स्नैपशॉट है in terms of the economic data, the consumption data, which has shown there was a tragic growth in the consumption factors of the country. So आप engineering colleges देखेंगे at the time of independence it were only 33, but now once we have completed the 75 years of independence we are more than 6000 colleges. Literacy rate 12% से 77% की लिटरेसी रेट आ चुकी है. पर कैपिटा इनकम सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टू आइडेंटिफाई द ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज $2.89 से लेके अब 2000 ऑलमोस्ट $2500 हम ऑलरेडी टच कर चुके हैं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 32 ईयर्स एंड 32 ईयर्स थी जो अब 70 ईयर्स की हो चुकी है. सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लोगों की बढ़ चुकी है. सो मोर लेस एंड लेस नंबर ऑफ पीपल आर डाइंग, राइट. सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर था जब 2013-2014 में व्हेन द न्यू गवर्नमेंट हैड कम्ड इन, उनका सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर था टू मेक इन इंडिया. ठीक है, उन्होंने स्टार्ट तब किया था विच हैज़ गेन्ड मोमेंटम आफ्टर कोविड, राइट. बट इफ यू सी द data in 2013 it was India was at a $1.8 trillion economy. In 2022 we are almost $3.4 trillion economy, but in 2024 if you see we are somewhere around 3.8 to 3.9 trillion economy, right. जो हम स्टील प्रोडक्शन करते थे that was somewhere around 97 million tons which we are at 118 million tons. ये 10 साल की स्टोरी बता रहा हूँ आपको, ये हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, ठीक है. FDI का जो इन्वेस्टमेंट था फ्रॉम $28 बिलियन इट हैज इंक्रीज टू $84 बिलियन. एग्री एक्सपोर्ट्स विच वॉज $35 बिलियन इट हैज इंक्रीज टू $50 बिलियन. अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 5.4% to 8.3%. ठीक है, फार्मा एक्सपोर्ट्स हैज इंक्रीज फ्रॉम $14.7 बिलियन टू $24 बिलियन. ठीक है, फॉरेन टूरिस्ट की अराइवल्स है दैट इज इंक्रीज ऑलमोस्ट, दैट हैज रिमेंड ऑलमोस्ट सेम फ्रॉम $6.97 बिलियन टू 6.97 मिलियन टू 6.9 मिलियंस. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी रैंकिंग काफ़ी बेटर हुई है फ्रॉम 66th रैंक टू 40th रैंक, राइट. नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो आई है वो है स्टार्टअप कल्चर में, स्टार्टअप कंपनीज में. फ्रॉम 2200 इट हैज़ इंक्रीज टू 84,000 कंपनीज. जहाँ पे 3 यूनिकॉर्न्स थे आज हमारे पास 108 यूनिकॉर्न्स है जो $1 बिलियन से ज़्यादा का वैल्यूएशन रखती हैं वो कंपनीज. सो मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट की वजह से देयर हैज़ बीन अ ह्यूज ग्रोथ विच हैज़ बीन सीन इन द इकोनॉमी एंड द इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ द कंट्री. मैं बार पर कैपिटा इनकम पे ही फोकस कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट पैरामीटर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक आदमी, एक कंट्री में एक आदमी कितना पैसा कमा रहा है, ठीक है. सो पर कैपिटा जीडीपी तो आपकी $10 ट्रिलियन हो जाएगी, बट अगर आपकी पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रही है देन द इंडिविजुअल्स आर नॉट अर्निंग दैट अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है. सो आपको वो पर कैपिटा जीडीपी के साथ साथ पर कैपिटा को भी ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये लास्ट 1960 से लेके 2023 तक का डेटा है. 1960 में इंडिया वॉज एट $37 बिलियन इकोनॉमी. पर कैपिटा इनकम था हमारा $82. 1980 में इट बिकेम $186 बिलियन एंड पर कैपिटा हमारा हुआ था $267. तो एक इंडिविजुअल के बेसिस पे हम कैलकुलेट करें तो एक इंडिविजुअल $267 अर्न कर रहा है,
ठीक है, यही सेम डेटा हम 2000 में देखें, 20 ईयर्स के गैप में, सो वी वर एट $468 बिलियन और हमारी पर कैपिटा इनकम थी $443। 2020 की बात करें तो वी वर समवेयर अराउंड $2.6 ट्रिलियन एंड हमारी पर कैपिटा इनकम 2020 में टच कर चुकी थी $1900 एंड करंट सिनेरियो में वी आर समवेयर अराउंड $2500-2600 पर कैपिटा इनकम पे। सो वंस वी रीच $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हमारी पर कैपिटा इनकम विल इंक्रीज टू $4000, राइट। तो इंडिविजुअल के हाथ में देर विल बी टू मच अमाउंट ऑफ मनी विच विल लीड टू कंजम्पशन, विच विल लीड टू ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। अगर हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच जाते हैं तो आर पर कैपिटा इनकम विल बी समवेयर अराउंड $8000, राइट। सो कब पहुंचेंगे ये, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। सो बाय व्हेन कैन वी बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी? So once we become a $5 trillion economy, the per capita income will keep on rising, and that per capita income will simultaneously boost the economic condition of the country, right? तो GDP एंड पर कैपिटा इनकम बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है समझने के लिए कि आपको कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या रहने वाली है, कब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचेंगे, कब हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचेंगे, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी को ड्राइव करेगा, इट इज इट्स पॉपुलेशन, द यंग पॉपुलेशन। 47% ऑफ द पॉपुलेशन आर बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज। ऑलमोस्ट 50% की पॉपुलेशन 25 साल से नीचे है, ठीक है। ग्लोबली अगर आप देखने जाओ तो 5 में से 1 आदमी 25 साल से बिलो इंडिया से है, करेक्ट। 5 आदमी वर्ल्ड ओवर से आप निकालोगे जो 25 साल से नीचे है, उसमें से 1 आदमी इंडिया से है। सो ये हमारा सबसे बड़ा डिविडेंड है फॉर द इंडिया ग्रोथ स्टोरी। ये जो चार्ट आप देखोगे जहाँ पे आपने देखो 1950 से लेके 2100 तक का ईयर का डेटा लिया हुआ है कि अब हम कहाँ पे पहुँचे हैं। इन 1950 इफ़ यू सी द येलो ग्राफ, जो 20 साल से नीचे की पॉपुलेशन है, दैट वाज ओनली हैविंग अ वेटेज ऑफ 20%, राइट। सो दैट पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट विल बी 50% इन 2000। वो पॉपुलेशन का वेटेज बढ़ गया है टू 50% इन 2000 एंड दैट पॉपुलेशन इज नाउ कमिंग ऑफ दैट एज ब्रैकेट फ्रॉम 21 to 64, ठीक है। सो 2000 से लेके 2050 तक के जो एज ब्रैकेट ईयर में है, जो 20 साल के नीचे वाली पॉपुलेशन आर एडिंग टू दैट 21 to 64 ईयर्स ऑफ पॉपुलेशन। 21 to 64 इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दिस आर द अर्निंग क्लास। 20 साल से नीचे हैं वो अर्न नहीं करते हैं, वो बच्चे होते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस होता है। इनफैक्ट पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करते हैं उनके ऊपर एंड दे आर डिपेंडेबल, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स जो पैसे अर्न करते हैं। सो यहाँ पे उनकी डिपेंडेबिलिटी होती है। दूसरा जो पिंक चार्ट आप देखोगे, दोज आर पीपल और इंडिविजुअल्स अबाउट 65 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। सो दोज पीपल आर ऑल्सो नॉट अर्निंग, they are not adding to the economic value to the country's GDP. So these people are also dependable people. Either they will depend on their own corpus or either they will depend on their families. 21 to 64 का जो age bracket है, that is the most important bracket because these are the people who are earning and these are the people who are consuming more. राइट, यही लोग हैं जो काम पे जा रहे हैं, यही लोग हैं जो शादी कर रहे हैं, यही लोग हैं जिनके बच्चे हो रहे हैं, यही लोग हैं जो घर खरीद रहे हैं, यही लोग हैं जो बाकी सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में परचेस और सेल्स ड्राइव कर रहे हैं। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी जब होगी देन मोर एंड मोर पीपल आर बाइंग मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज एंड दिस इज द एज ग्रुप विच विल अर्न मोर एंड कंज्यूम मोर. And these are the people, these are the age group which will drive the economy, right? So ये bracket जो 48% है 21 to 64 जो 2000 ईयर में, that will peak at 60% by 2050. So next 20-25 years are very important for the Indian economy जब हम एज की बात करते हैं and this is a very relevant data. It will not be 100% sure ऐसे ही होगा, 100% ये नहीं है कि ये डेटा जो बना है वो वैसे ही होगा, but it will be somewhere near to this, right? So ये population distribution by age का सबसे बड़ा पैरामीटर है जो इंडिया की ग्रोथ को ड्राइव करेगा,
राइट. एंड ये जितने भी कॉरपोरेट्स है, जितने भी कंपनीज है, दे नो दिस फैक्ट्स अबाउट द इंडियन पॉपुलेशन एडवांटेज, the country which is happening. In fact, the foreign investors also know this demography, this population dividend which the country is having, and accordingly they are coming into the country in the form of FDIs or FIIs. राइट. तो सारा पैसा जो डाइवर्ट हो रहा है वो यहीं पे हो रहा है कि क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन, जो वर्किंग क्लास की जो एज ग्रुप है, दैट इज द हाईएस्ट. ये सबसे बड़ा एडवांटेज है. मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया है यहाँ पे ये स्लाइड को एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज दिस विल ड्राइव, दिस पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ पीपल विल ड्राइव द इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 20-25 ईयर्स. ये स्लाइड में हम देखेंगे व्हाई इज इंडिया हैविंग पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन द नेक्स्ट डिकेड. आज जो मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, ये सेम सिचुएशन 15 साल पहले चाइना का हुआ करता था. दे हैड दैट पॉपुलेशन का एडवांटेज विच ड्राइव द ग्रोथ फॉर चाइना फॉर द लास्ट 10-15 ईयर्स. सो यहाँ पे जब आप देखेंगे 2000 में चाइना वॉज 2005 में चाइना वॉज एट द पीक ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन. वर्किंग एज पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन उनका पीक पे था. एंड इंडिया विल बी पीकिंग एट समवेयर अराउंड 2035 आते 10 या 15 साल में, जहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन पे, एंड दैट रेशियो विल बी द हाईएस्ट बाय नेक्स्ट 10 ईयर्स. तो ये आपको समझना है कि ये जो लोग वर्किंग क्लास वाले आएंगे, दे विल ड्राइव द कंजम्पशन, they will drive the economy irrespective of any political party, any political stability, anything. This will automatically happen. Government stability अगर है तो that will work as a booster to the growth of the economy. लास्ट 50 साल में 75 years का डेटा हम देखें तो इंडिया हैज़ grown steadily at 6-7%. Since the launch of Sensex, India has been in a bull market. 1979 से लेके 2024 तक सेंसेक्स हैज डिलीवर मोर देन 16%. सो इंडिया ये वॉज एंड इज इन बुल मार्केट सिंस इट्स इंसेप्शन. ठीक है. सो ये देखना है कि हमारी जो हाईएस्ट शेयर जो रहेगी वर्किंग पॉपुलेशन की विल बी पीकिंग इन द नेक्स्ट डिकेड. सो वी हैव टू टेक दैट एडवांटेज. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द इंडियन ग्रोथ स्टोरी विल बी इंटैक्ट एंड देयर इज नो डिविएशन फ्रॉम दिस डेटा. जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन तो ठीक है, चलो 21 से 65 तक की एज के लोग काम करेंगे, बट उनके लिए रोजगार होना भी बहुत ज़रूरी है. राइट. When we see the data of 2013 to 2022, the unemployment rate of the country has increased from 5% to 8.5%. ठीक है. तो वहाँ पे 3.5% का इजाफा है in the terms of unemployment. ठीक है. So hence the government has to come into the picture and drive the economic growth. तो economic growth के factors क्या क्या है? How will the country grow with, and what are the factors that will lead to the growth of the country? So ये 3 factors है जो सबसे important है, that will drive the growth of the economy. तो first क्या है? Export. Second is consumption, and the third is the capital expenditure. राइट. एक्सपोर्ट्स में अगर हम सर्विसेज की बात करें, देन वी आर ऑलरेडी एक्सपोर्टिंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, चाहे वो केपीओ हो, बीपीओ हो, आईटी सर्विसेज हो. वी आर एक्सपोर्टिंग एट अ वेरी हाई स्केल. आईटी इंडस्ट्री अगर आप देखो तो 20-25 साल से वो कंटिन्यूस बेसिस पे इट इज़ एक्सपोर्टिंग. KPOs हैं, BPOs हैं, दे आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग फॉर द लास्ट 20 years, 20-25 years. 2003 में 2004 में देयर वर कॉल सेंटर जो एस्टेब्लिश हुए थे. प्रोसेसेस जो वर्ल्ड ओवर प्रोसेसेस जो बड़ी बड़ी कंपनी के, दोज गॉट ट्रांसफर टू इंडिया, एंड still India is in the situation where we are importing those processes and delivering that services to the world. सो इंडिया एक बैक ऑफिस बन चुका है फॉर द वर्ल्ड. सो सर्विसेज पैरामीटर्स पे देर इज अ स्टिल स्कोप फॉर नेक्स्ट 15-20-25 ईयर्स टिल द टाइम देर इज नो अदर कंट्री विच कम्स इन एंड डिलीवर्स द सेम सर्विसेज एट अ चीपर कॉस्ट. जब तक वो दूसरी कंट्री कोई खड़ी नहीं हो जाती जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है एट अ चीपर कॉस्ट, टिल द टाइम वी आर गुड in exporting services.
द सेकंड फैक्टर जो मैंने मेक इन इंडिया का बताया था, तो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट तो हुआ था, बट पीक मोमेंटम उनको मिला था कोरोना के बाद से, जब चाइना डिफॉल्ट कर गया था बड़े स्केल पे. सो फॉरेन कंट्रीज के बाद China+1 की पॉलिसीज आ गई थी, एंड they were exploring other countries, not only India but many countries in Southeast Asia and South American countries. Mexico is also a part of China 1 policy. There are companies who are shifting their base to Mexico. There are companies who are shifting their base to Indonesia, Malaysia, Vietnam, Taiwan, including India. So manufacturing will also drive the economic growth, and India has been become a very important base जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी facilities competitive कर दी है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टैक्स रेट, इन टर्म्स ऑफ लैंड बिल्स, लेबर बिल्स, एवरीथिंग. सो यहाँ पे जो फैक्टर्स है दैट विल ड्राइव द इकोनॉमिक ग्रोथ. द कंजम्पशन है, कंजम्पशन विल बी लेड बाय द इंडिविजुअल्स एंड द पीपल ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट हैज बीन स्पेंडिंग हेविली ऑन द पब्लिक, एंड द प्राइवेट कंपनीज आर ऑल्सो नाउ पार्टिसिपेटिंग इन टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और ये स्लाइड में कि रिजल्ट्स ऑफ ग्रोथ क्या रहेंगे. जैसे मैंने China+1 आपको बताया, China+1 में इंडिया इज़ वन ऑफ द बेनिफिशियरी, एंड इट इज़ नॉट द ओनली बेनिफिशियरी. सिर्फ इंडिया को एडवांटेज नहीं मिला है. नॉट ऑल द कंपनीज आर कमिंग आउट ऑफ चाइना टू इंडिया. दे आर गोइंग टू डिफरेंट कंट्रीज एज वेल, बिकॉज they are finding those companies very competitive compared to India. But many companies are also coming to India. Manufacturing में हमें काफ़ी सारा boost मिला है. If we see on the electronics manufacturing, we are doing very good, and the government have also initiated incentives through PLI schemes, performance linked incentives to the companies in different more than 18 sectors. ठीक है, ताकि कंपनी यहाँ पे प्रोड्यूस करे, उनको एक टारगेट दिया जाता है, अगर वो टारगेट अचीव करती है देन दे आर सब्सिडाइज्ड ऑन द टैक्स पार्ट, राइट. तो वो PLI स्कीम भी गवर्नमेंट चला रही है ताकि बहुत सारी कंपनीज इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें. एंड देन देयर इज़ अ वैल्यू एडिशन इन सर्विसेज फॉर एक्सपोर्ट्स. एंड एग्रीकल्चर पे भी बूस्ट है. एग्रीकल्चर में उतना बड़ा बूस्ट अभी तक नहीं मिलता है, बट स्टिल इट इज़ अ पोटेंशियल टू ग्रो. इफ अ कंट्री डिलीवर्स ऑन एग्रीकल्चर, if a country delivers on services, and if a country delivers on manufacturing, these are the 3 pillars of the growth of the country. उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. मैन्युफैक्चरिंग में सारा बकेट आ गया, सर्विसेज में सारा आ गया, और तीसरा आ गया आपका एग्रेरियन इकोनॉमी. ये 3 पैरामीटर्स ड्राइव करते हैं इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. तो रीजन फॉर एक्सपोर्ट ग्रोथ इन इंडिया हमने देख लिया, ठीक है. जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट है दैट इज $760 बिलियन FY23 में था. गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है टू इंक्रीज इट टू $2 ट्रिलियन, राइट. $2 ट्रिलियन होता है तो देन इट बिकम्स 3x ऑफ व्हाट वी आर एक्सपोर्टिंग इट टुडे. So imagine if we increase the export, and this export can be anything. It can be manufacturing, it can be export of the services, and it can be export of the agricultural goods also, right? Food grains भी हम export कर सकते हैं. So new trade policies, government are trying to make free trade policies with all the other countries. अगर there is a deal which is going on with UK, but it is taking too much of time because of political impact, तो वो ज़्यादा टाइम ले रहा है. बट अगर एक कंट्री यूके के साथ हम एक डील करते हैं देन इट इंक्रीजेज आवर एक्सपोर्ट कैपेसिटी बाय लार्ज अमाउंट, राइट. एंड नाउ इफ वी आर डूइंग दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद ऑलमोस्ट all the good countries, then automatically our exports will increase, right? Manufacturing will push, the service industry will push, and then we will be able to at least achieve $2 trillion economy, $2 trillion exports by 2030. So ये बहुत ही important factor है समझने के लिए कि how export will increase and how we will be benefiting from that economic growth. Second important point था, जो second point जो था वो consumption growth था. कंजम्पशन ग्रोथ जब बढ़ेगी जब इंडिविजुअल के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, ठीक है. जब वो पैसा ज़्यादा आता है, जहाँ पे इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम होती है, तो ऑटोमेटिकली दैट इंडिविजुअल और द हाउस होल्ड और द फैमिली विल गो आउट एंड कंज्यूम मोर, राइट. कंज्यूम मोर में वो ज़्यादा वाइट इलेक्ट्रिकल गुड्स ज़्यादा खरीदेगा, वो बड़े घर खरीदेगा, वो गाड़ियाँ खरीदेगा. ऑटोमेटिकली जब मेरे हाथ में पैसा ज़्यादा होगा तो मैं ऑटोमेटिकली आई विल कीप ऑन बाइंग मोर, राइट. सो इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स. प्लस डेमोग्राफिक इंडिया में जो है दैट इज़ ह्यूज एडवांटेज टू द कंट्री.
काफ़ी फैला हुआ कंट्री है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये हमारी जो डेमोग्राफी है, इट इज़ नॉट ओनली द मेट्रो सिटीज़ विच आर परफॉर्मिंग नाउ और डूइंग गुड। इफ़ यू गो थोड़ा डीपर, द टायर 1 cities, टायर 2 cities, टायर 3 cities, टायर 4 cities, द सेमी अर्बन cities, they are also having that advantage because we have potential to that level also। वहाँ तक हमारे पास टैलेंट पूल है, वहाँ तक हमारे पास वो पॉपुलेशन की एडवांटेजेस है, राइट। The third important parameter for consumption is the women empowerment। Women are getting added to the workforce। लड़कियां काम करना शुरू कर रही है। पहले होता था कि ओनली एक इंडिविजुअल कमाता था और पूरी फैमिली का पेट भरता था, बट अब ये सिनेरियोज एटलीस्ट मेट्रोज में तो नहीं है। मोर एंड मोर वुमेन आर पार्टिसिपेटिंग एंड आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स। वो जॉब भी कर रहे हैं, वो बिजनेसेस में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टर्स भी बन रहे हैं। सो वहाँ से जो बूस्ट मिल रहा है कंजम्पशन का, दैट इज़ टू अनदर लेवल, राइट। सो इसकी ये सब चीज़ के कारण पेनिट्रेशन लेवल पूरी कंट्री में काफ़ी हद तक बैठा हुआ है बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑल्सो। सो हर कंट्री के हर एक कोने से आपको प्रोडक्ट की कंजम्पशन होती हुई दिखेगी। It is not only that Mumbai is consuming, or it is not only that Delhi is consuming, it is not only that Hyderabad, Bangalore, Kolkata, Lucknow, ये सारी बड़ी बड़ी सिटीज़ ही कंज्यूम कर रही है। आप वो पेनिट्रेशन देखोगे तो पेनिट्रेशन लेवल, फॉर एग्जांपल बताता हूँ, अमेजोन इंडिया जो है वो 99% पिन कोड पे सामान डिलीवरी करता है, 99%। तो इमेजिन अमेजोन कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोग यूज़ कर रहे हैं। 99% पिन कोड्स पे डिलीवरी करना इज़ अ बिग टास्क। एंड इमेजिन वो लास्ट ब्रेथ तक जाके सामान खरीद रहे हैं। सो पेनिट्रेशन लेवल इज टू ह्यूज। इवन द रूरल कंजम्पशन हैज़ बिन बेटर इन द पास्ट 5 years। इफ यू सी द रूरल कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्रीज। वहाँ पे भी आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर या ट्रैक्टर के सेल्स देखते हैं, दैट हैज़ बिन ऑन अ गुड ट्रेजेक्ट्री। इवन इफ यू सी द FMCG कंपनी के सेल्स, you will find that rural consumption has been better in the last 5 years, right? And consumer life cycle, this is a very important parameter कि consumer life cycles बहुत fast हो गई है। पहले सिंपल सा एग्जांपल था कि अगर मैं घर में पेंट करवाता हूँ तो it used to take 10 years और 15 years वो पेंट करवाने के लिए, बट अब every 3 years 4 years 5 years people are getting their home renovated, home painted, गाड़ी अपग्रेड कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स अपग्रेड कर रहे हैं। 2 साल 3 साल से ज़्यादा कोई फ़ोन नहीं चलाना चाहता, राइट। तो कंज्यूमर की लाइफ साइकिल बहुत फास्ट हो गई है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, द पॉपुलेशन इज़ यूटिलाइजिंग इट मोर। तो आप मोबाइल 3 साल में ऑटोमेटिकली मोबाइल नया खरीद रहे तो सेल्स तो बढ़ने ही वाली है। हर 3 साल में अगर घर में पेंट करवा रहे हो और घर रेनोवेट करवा रहे हो तो फर्नीचर और पेंट का सेल्स तो बढ़ने ही वाला है। एंड कंपनी आर सेइंग दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इन देयर सेल्स बुक। गाड़ियाँ अपग्रेड हो रही हैं। No one wants to drive sedan anymore. Everyone is going for a SUV. They are upgrading their cars in such a way, right? So these are the parameters which are driving the growth, the consumption growth in the country. So number of household, जितने भी लोग household है इंडिया में, उनकी जो income level है that is increasing, because if earlier only the husband was earning, अब क्या हो रहा है, husband and wife are earning। तो अगर 50,000 हस्बैंड अर्न कर रहा है, 50,000 वाइफ अर्न कर रही है, तो क्यूमुलेटिव उनकी इनकम लेवल महीने की लाख रुपया है। सो एवरेज इनकम इन द हाउस होल्ड इज इंक्रीजिंग डे बाई डे एंड ईयर ऑन ईयर। सो दैट इज अ वेरी गुड साइन। एंड दैट इज सो इंडिया इज अ इतना कंज्यूम हम खुद ही कर लेते हैं जितना हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते। इंडिया फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अ मिल्क डेफिसिट कंट्री। इंडिया इज नॉट प्रोड्यूसिंग दैट मच ऑफ मिल्क जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं। मैं खाली एक मिल्क का एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी कंजम्पशन तो दूर की बात हो गई। सैमसंग जो मोबाइल मैन्युफैक्चर करता है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में ही बेचता है। वी हैव अ गुड बिग फैक्ट्री ऑफ सैमसंग मोबाइल फोन्स इन नोएडा, बट जितना वो बनाता है उतना तो इंडिया में ही बेच देता है, राइट। तो कंजम्पशन ही ड्राइव करे। जो मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में आएंगे, दैट प्रोडक्ट्स विल गेट एग्जॉस्टेड इन द कंट्री इटसेल्फ, क्योंकि उतना डिमांड है, राइट। एंड दिस इज द साइकिल। वो मैन्युफैक्चर भी यही करेगा, सेल भी यही करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी यही बनती रहेगी, उसके हिसाब से जॉब बढ़ेंगे, उसके हिसाब से बाकी सारी चीज़ की ग्रोथ दिखेगी आपको। सो कंजम्पशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच विल बी देयर फॉर नेक्स्ट 15, 20, 25 years,
दिस विल नॉट डाई सून, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि 2 साल में 3 साल में ख़त्म हो जाएगा, नहीं। अब तक तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कंट्रीज इंडिया में कंपनीज आई भी नहीं है। हम तो मैन्युफैक्चरिंग का अभी तो स्टार्ट देख रहे हैं। अब ये 5 साल कैसे ड्राइव होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल बी अ थिंग टू वॉच, बिकॉज अब जो भी जीडीपी डेटा गवर्नमेंट लॉन्च करती है उसमें मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज काफ़ी बढ़ते जा रहा है। तो आप मैन्युफैक्चरिंग को देखेंगे, सर्विसेज को देखेंगे और एग्रीकल्चर को देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज धीरे धीरे आप लास्ट 3 साल का डेटा उठा के देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग का भी डेटा वहाँ पे बढ़ते जा रहा है, विच द वेटेज बढ़ते जा रहा है, ठीक है। सो इंडिया का पोटेंशियल टू कंज्यूम, ये स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट हाउ फार वी हैव टू गो। जब मैं कंपेयर करता हूँ अपने आप को कोई और कंट्री से, सो पॉपुलेशन हमारी ऑलमोस्ट 140 करोड़ है एज ऑफ नाउ, चाइना इज 1.39 करोड़ एंड यूएस इज ओनली 32 करोड़, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हमारी कितनी है, 1000 किलोवाट्स, ठीक है। वहीं आप देखोगे तो चाइना की है 5000 और वहीं यूएस की है 46,000 किलोवाट्स, राइट। इलेक्ट्रिसिटी, तो आप सोचिए डिमांड कितनी बढ़ती रहेगी। ये लास्ट 2 महीने में भी आपने देखा है कि इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो पीक आउट हो चुकी थी। इतना इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम कर रहे थे, रीजन वॉज द हीट वेव, बट अगेन द डिमांड वॉज देयर एंड उतना इंडिया प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है जितनी तो डिमांड आ रही है, राइट। ब्रॉडबैंड अगर आप देखें तो 16 मिलियन होम्स में ब्रॉडबैंड है, वीजा वीज आप चाइना देखो, यूएस देखो तो इट इज़ 200 एंड 100 रेस्पेक्टिवली। एयर कंडीशनर्स 13% पेनिट्रेशन है, वहाँ पे आप चाइना में देखो तो इट इज़ 74% एंड यूएस में देखो तो 88%। स्मार्टफोन्स की बात कर रहा हूँ, स्मार्टफोन्स 234 मिलियंस के पास है, वहाँ पे चाइना के पास 1000 मिलियन के पास है और यूएस में 329 मिलियंस के पास है। मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट्स का पेनिट्रेशन देखें तो 200 स्टोर्स है इंडिया में, वीज़ा चाइना में 2200 है और यूएस में 14,000 है। 14,000 मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट्स, इमेजिन इतने, जहाँ पे जस्ट लाइक अ वड़ा पाव स्टोर यहाँ पे है वैसे वहीं पे मैकडोनल्ड्स है। अर्बनाइजेशन, बहुत सारी सिटीज़ अर्बनाइज हो चुकी है, यहाँ पे पेनिट्रेशन अब तक 33% का है, चाइना में 57% आर सिटीज़ आर अर्बनाइज और प्लेसेस आर अर्बनाइज्ड, vis-a-vis अमेरिका इट इज़ 82% अर्बनाइज्ड। हाउस होल्ड डेट, अगर मैं सारे इंडिया का डेट निकालूँ हाउस होल्ड का, कंपनीज और गवर्नमेंट का निकाल के, तो 16% जीडीपी का वो हाउस होल्ड डेट है। उसके सामने अगर मैं चाइना को देखूँ या अमेरिका को देखूँ तो इट इज़ 40 एंड 77 रिस्पेक्टिवली। एफएमसीजी पे जो हम स्पेंड करते हैं, जो साबुन है, शैम्पू है, बाकी जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, वहाँ पे $42 का स्पेंड है पर कैपिटा पे। बट इफ़ यू सी चाइना एंड अमेरिका, यू सी द ड्रास्टिक डिफरेंस। सो हम उतना कंज्यूम ही नहीं कर रहे, सो उतना ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट अभी भी बाकी है। पैकेज फूड जो हम कंज्यूम करें दैट इज़ ओनली $24 के बेसिस पे, vis-a-vis अमेरिका देखें तो इट इज़ $1,000, राइट। सो इतना पोटेंशियल है हमारे पास और कंजम्पशन बढ़ाने का, राइट, व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्फ फ्रॉम इंडिया टू चाइना एंड यूएसए। अब कंट्री वाइज पेनिट्रेशन फॉर पैसेंजर व्हीकल्स देखेंगे तो इटली में पर 1000 पीपल में से 600 आर यूजिंग 4 व्हीलर्स। जर्मनी में देखेंगे इट इज़ 552, यूके इट इज़ 515, जापान इट इज़ 480, यूएसए इट इज़ 381, मैक्सिको इज़ 221, चाइना इज़ 99, बट इफ़ यू सी इंडिया इट इज़ ओनली 24,000 में से ओनली 24 पीपल हैव व्हीकल्स इन इंडिया, ठीक है। जब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। जब हम माइक्रोवेव की बात करते हैं तो इंडियन हाउस होल्ड्स में ओनली 5% पीपल हैव माइक्रोवेव्स। वहीं मैं पंखे की बात करता हूँ तो 80% ऑफ द पॉपुलेशन है फैंस इन द हाउसेज एंड टेलीविजन इट इज़ 60%। बाकी मैं चीज़ देखूँ इट इज़ लेस देन 50%। मिक्सर ग्राइंडर से लेके, रेफ्रिजरेटर से लेके, एयर कूलर से लेके, वॉशिंग मशीन से लेके, एयर कंडीशनर से लेके, एयर कंडीशनर डबल डिजिट में भी नहीं है, राइट। सो उतना पेनिट्रेशन अभी तक होना बाकी है। इतने लोगों के घर पे एसी लगने बाकी है, इतने घर पे एयर कूलर्स लगने बाकी है, इतने घर में वॉशिंग मशीन आने बाकी है, इतने लोगों के घर पे रेफ्रिजरेटर्स आने बाकी है, मिक्सर एंड ग्राइंडर्स तक आने बाकी है, माइक्रोवेव तक आने के बाकी। सो इमेजिन द ग्रोथ पोटेंशियल व्हाट वी हैव एज अ कंट्री व्हेन दिस काइंड ऑफ पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। सो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी बहुत बड़ा स्कोप है ग्रोथ का, विच विल ड्राइव द इकोनॉमी। जो अब देखोगे स्टार्टअप कल्चर में सबसे
बूस्ट मिला है लास्ट 5-10 ईयर्स में, वो जो था ई कॉमर्स में, फूड टेक में, हेल्थ टेक में, एड्यू टेक में, OTT पे, फिनटेक में। सो पास्ट एग्जांपल्स हमारे पास काफ़ी सारे हैं, नाइका से लेके, स्विगी से लेके, फार्म इजी से लेके, अनअकैडमी से लेके, Dream11, हॉटस्टार, पाइन लैब्स, ठीक है, तो पॉलिसी बाजार है, फ़ोन पे है। सो दे आर डिस्टर्बिंग द वे ऑफ द इंडिया यूज टू डू बिजनेस। तो हम वो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल से वी आर गोइंग इनटू अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ डूइंग बिजनेसेस। पहले सिर्फ दुकान हुआ करती थी, रिटेल शॉप हुआ करती थी, वहाँ पे जाके हम प्रोडक्ट परचेज करते थे। बट नाउ बिकॉज ऑफ स्टार्टअप्स, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, दिस प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड टू द लास्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री। कहीं पे भी बैठ के वो आज पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कर सकता है, कहीं भी बैठ के वो हॉटस्टार पे मूवी देख सकता है। नहीं तो शहर में अगर थिएटर्स नहीं है तो पिक्चर नहीं देख पाते थे, राइट। बट आज OTT के माध्यम से वो घर बैठे वो सारा कंटेंट देख सकते हैं। फ्लिपकार्ट, नाइका, बिग बास्केट के थ्रू लास्ट मिनट डिलीवरी भी ले सकते हैं। सो दिस हैज़ चेंज द वे पीपल आर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स एंड देर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ सेल विच इज़ हैपनिंग। सो यूनिकॉर्न्स भी अगर आप देखें 2014 के पहले 3 या 4 थे, अब 2022 के बाद मोर देन 100 कंपनीज आर अ यूनिकॉर्न कंपनीज, जिसकी वैल्यूएशन 8 लाख करोड़ से ज़्यादा है, $1 बिलियन से ज़्यादा है, राइट। सो ये सारी कंपनीज, जो स्टार्टअप कल्चर जो इवॉल्व हुआ है, दिस हैज़ ग्रो लाइक अ मैमथ टुमारो। क्यों? क्योंकि जितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं उतने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा खुल रही है, उतने प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कैपेक्स ग्रोथ। कैपेक्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आइदर गवर्नमेंट करता है, आइदर प्राइवेट कंपनीज करती है फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो गवर्नमेंट को ही पैसे लगाने रहेंगे, प्राइवेट नहीं लगाएगा, प्राइवेट अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए पैसे लगाएगा। सो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बूस्ट हमने देखा है लास्ट 10 साल में, देयर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग हैपनिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो ट्रेन्स हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, चाहे वो फ्रेट कॉरिडोर हो, चाहे वो पोर्ट बनाना हो। इनफैक्ट अभी महाराष्ट्र में भी देयर इज़ अ बिग पोर्ट कमिंग इन नियर धानु। सो इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होगा तब हम स्केल अप कर पाएंगे अपना बिजनेस। मैन्युफैक्चर तो कर दूंगा, लेकिन उसको डिलीवर कैसे करूँगा? तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। सो जहाँ पे नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग हेविली ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर काफ़ी हो रहे हैं और बहुत सारी जो अंडर कैपेसिटी है, अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी है, असेट्स है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट। जैसे एक एग्जांपल है MTNL का, जहाँ पे उनके जो बिल्डिंग्स है, दे आर नाउ ट्राइंग टू लेट इट आउट एंड अर्न मनी फ्रॉम दैट बिजनेसेस। LIC इज ऑल्सो नाउ कमिंग अप एंड सेलिंग अप देयर असेट्स विच आर नॉट यूटिलाइज्ड, सो कैश आउट कर लेते हैं, राइट। सो जो अनवांटेड चीज़ है वो कैश इन करके दे आर यूजिंग इट एंड स्पेंडिंग इट ऑन द infrastructure built up. So corporate profit जो थी GDP से, that has been increasing and that has been bettering in the last 15-20 years से, ठीक है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट काफ़ी ग्रो करता हुआ दिख रहा है। EOD भी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे वी आर गेटिंग गुड ग्रोथ, रैंकिंग हमारी बढ़ती जा रही है। ईजी हो रहा है वो बाहर की कंपनीज को इंडिया में आके बिजनेस करने के लिए। और स्टार्टअप कल्चर का बूम तो हमने देखा ही है। जैसे ही स्टार्टअप कल्चर में पैसा इन्वेस्ट होना शुरू होता है, अगर आप देखें तो क्या पैसा कैसे इन्वेस्ट होगा, एक प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल भी पैसा लगाती है बहुत सारे स्टार्टअप में। सो वो पैसा इंडिया में आता है एंड दैट मनी इज़ यूटिलाइज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, ठीक है। जो यूनियन गवर्नमेंट का ये एक्सपेंडिचर चार्ट आप देखेंगे, it has been rising since 2017, ठीक है। 22 from less than 2% it has increased to 2.2 and 2.9% currently। जो वेटेज कैपिटल एक्सपेंडिचर का पूरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी जो था वो ओनली 12% था, विच इज इंक्रीज टू 19%। मतलब 100 रुपया जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 20 रुपया लगा रही है, एंड दैट 20% आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है दैट गोज फॉर द बिल्डिंग अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर and capacity utilization of the companies and the government, right। so यहाँ पे कैपेक्स बिल्टअप बहुत स्ट्रांग हो रहा है। गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रही है फॉर ड्राइविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। अब न्यू साइकिल में जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर देख रहे हैं 2022 और 23 में देखेंगे तो दे हैव मेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर
जहाँ पे 36% से इट हैज़ ग्रोन। PLI स्कीम से भी आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेड कैपेक्स हैज़ बीन ग्रोइंग एंड दिस विल बी ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर बेसिस, राइट। सो नेक्स्ट 5 years में भी गवर्नमेंट विल बी डूइंग अ गुड अमाउंट ऑफ कैपेक्स। जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट है, सागरमाला प्रोजेक्ट है, बहुत सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो वहाँ पे वो पैसे लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है। मुंबई दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है, बुलेट ट्रेन है। सो ये सारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप में जो गवर्नमेंट कर रही है, दैट हैज़ बीन ऑन अ गुड ट्रेजेक्ट्री एंड दैट इज़ द एडवांटेज एंड दिस विल बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। बिकॉज जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ऑटोमेटिकली इट विल सपोर्ट द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑफ द कंट्री। कि मैन्युफैक्चर तो कर दिया लेकिन डिलीवरी नहीं कर पा रहा हूँ, एयरपोर्ट नहीं है, पोर्ट नहीं है, रोड नहीं है, रेलवे नहीं है, मैं सामान वहाँ तक पहुँचाऊँगा कैसे, बना तो लूँगा, राइट। सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो जैसे मैंने बताया था, कैपिटल इनफ्लो आपका कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। सो अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, FDIs आर कमिंग अप एंड सेटिंग अप स्टोर्स इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, IKEA, मैकडोनल्ड्स, जितने भी QSR रेस्टोरेंट्स, दे आर कमिंग इन इंडिया एंड डूइंग बिजनेसेस। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेंगी, फॉरेन ब्रांड्स आपको ज़्यादा दिखेंगे इंडिया में, दे आर कमिंग हियर एंड डूइंग बिजनेस। एंड FDI जब पैसा लेके आती है तो वो 20 साल से कम होराइजन के लिए लेके नहीं आती, ठीक है। रेमिटेंसेस, कल ही मैं डेटा पढ़ रहा था, द इंडिया इज टॉपिंग द चार्ट इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस। इंडियन जो अब्रॉड काम कर रहे हैं वो जो पैसा इंडिया में भेजते हैं, ठीक है, थ्रू दैट इज कॉल्ड इज द रेमिटेंस, राइट, वो इंडिया में काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। एंड इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग द रेमिटेंस, ठीक है। तो ये पैसा इंडिया में आता है तो इंडिया में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहा है। आइदर इट कैन बी इक्विटी, इट कैन बी रियल एस्टेट, इट कैन बी बॉन्ड्स, इट कैन बी एनीथिंग, राइट, बट दैट मनी इज कमिंग इनटू इंडिया। सो ये मनी फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार्टअप का मैंने बताया था, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी आपको पैसा दे रही है, ठीक है। वहाँ की अमेरिकन कंपनी है, सॉफ्ट बैंक से लेके, गोल्डमैन सैक्स से लेके, मैरिल लिंच से लेके, ब्लैक रॉक से लेके, वो सारे पैसे स्टार्टअप्स में लगा रहे हैं, ठीक है। एंड स्टार्टअप कल्चर हैज़ बीन ग्रोइंग नाउ, मोर देन 80,000 90,000 कंपनीज इन स्टार्टअप्स, ठीक है। एंड दिस नंबर विल बिकम 8 lakhs इन नेक्स्ट 5-10 years, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जहाँ पे पैसा का अच्छा खासा इन्फ्लो आ रहा है। और हम देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर की बुक्स है काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेटर हो चुकी है, सारे NPAs चेक ऑफ हो चुके हैं एंड दिस विल लीड टू द नेक्स्ट क्रेडिट ग्रोथ साइकिल। क्यों? क्योंकि मेरे पास एज अ बैंक, मेरे पास अभी लोन जो है वो सारे नीट है, क्लीन है। जो लोन नहीं दे रहे थे, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, वो मैंने बुक्स में से साइडलाइन कर दिए। सो मेरे पास आज जो पैसा आ रहा है प्रॉफिट का, दैट मनी विल गो टू द क्रेडिट ग्रोथ एंड दिस विल बी बोरोड बाय द कॉर्पोरेट्स और द गवर्नमेंट, राइट। तो ये बहुत बड़ा साइकिल है दैट विल बी देयर फॉर द नेक्स्ट 10-15 years. So these are the factors who will accelerate the economy. सबसे पहला तो माइंडसेट था, तो माइंडसेट हमारा काफ़ी चेंज हो चुका है ऑफ द यूथ, द कॉर्पोरेट सेक्टर्स एज वेल एज द गवर्नमेंट। देयर इज अ माइंडसेट चेंज विच इज हैपेंड, ठीक है। हम अब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आज हम स्टार्टअप की बात करते हैं। आज हमारी रिस्क एपेटाइट जो 10 साल 15 साल पहले थी एक इंडिविजुअल की, मैं 2007-8 में जो लोगों को देखता था और आज 2023-24 में लोगों को देखता हूँ, इन्वेस्टर को देखता हूँ, तो दे हैव अ बेटर रिस्क एपेटाइट बिकॉज द मार्केट हैज़ मैच्योर्ड वेल इन द लास्ट 15 years. तो मैच्योरिटी लेवल काफ़ी है, अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी बेटर है, डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज बहुत ज़्यादा है आज के लोगों में, ठीक है। इन गवर्नमेंट में भी है, कॉर्पोरेट्स में भी है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में भी है। सो ये माइंडसेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है टू एक्सेलरेट द इकोनॉमी, बिकॉज जो पैसा फिक्स डिपॉजिट में रख के हम नहीं कमा रहे थे, आज वो पैसा हम रिस्क कैपिटल में लगा रहे हैं एंड दैट रिस्क कैपिटल विल ड्राइव द इकोनॉमी, ठीक है। डेमोग्राफिक एडवांटेज हमारे पास है, इंफ्रा स्पेंडिंग है, कैपेक्स बूस्ट है। सो अब हमारा फोकस क्या है, ग्रीन एनर्जी पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में PLI स्कीम लेके आ रहे हैं और एवरी कंट्री इज टारगेटिंग टू बिकम $1 trillion स्टेट, ठीक है। अगर हमारे पास मोर देन 25 स्टेट्स हैं, अगर 25 स्टेट्स बिकम $1 trillion स्टेट्स, right, then we automatically become a $25 trillion economy, right. So this is how the states are contributing to the India's GDP. अब महाराष्ट्र सबसे टॉप पे है जो $400
ऐड करता है इंडिया की जीडीपी में। सेकंड है तमिलनाडु, थर्ड है उत्तर प्रदेश, देन कर्नाटका, गुजरात, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, तेलंगाना। सो एवरी कंट्री इज नाउ टारगेटिंग टू बिकम अ $1 ट्रिलियन स्टेट। सो अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल गुजरात है, गुजरात का करंट जीडीपी है $270 बिलियन। नाउ इफ इट हैव टू बिकम अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, इट हैज़ टू ग्रो एट द रेट ऑफ 16.1%। अभी उनकी करंट ग्रोथ रेट है 12.2। कर्नाटका अभी $250 बिलियन है, उनको अगर $1 ट्रिलियन बनना है बाई 26-27, तो इट हैज़ टू ग्रो बाई 32%, विच सेम्स डिफिकल्ट। तो बाई 26-27 में नहीं, शायद 29-30 में वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए। महाराष्ट्र, इट इज़ द बिगेस्ट स्टेट, $390 बिलियन पे। इफ इट ग्रोज एट 12.5%, देन इट विल बिकम अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 29-30। दिस इज द टारगेट विच द इंडिविजुअल स्टेट्स हैव टेकन टू बिकम अ $1 ट्रिलियन। ये मैं मेरे मन की बात नहीं कर रहा, ये स्टेट ने ऑलरेडी ये टारगेट ले चुके हैं कि मेरे को अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, और गवर्नमेंट इज पुशिंग द स्टेट्स टू बिकम अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। अगर ये 5 स्टेट भी अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच जाते हैं इन द नेक्स्ट 5-7 years, then automatically India will touch the $5 ट्रिलियन target, right? Uttar Pradesh is also in the race, right? But 26-27 का टारगेट है, बट मे बी 29-30 में वो पहुंच जाए, बिकॉज द ग्रोथ रेट यहाँ पे 34.5 का है। सो सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री। 1947 में वी हैव अचीव्ड द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। 1991 में वी बिकेम अ लिबरलाइज्ड एंड अ ग्लोबल इकोनॉमी। वी हैड ओपन द डोर एट दैट टाइम। आवर PM, Mr. Narasimha Rao, had opened the policy for liberalization and globalization with the help of our finance minister at that point of time, Mr. Manmohan Singh. So वो फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था विच हैज़ लिबरलाइज द इकोनॉमी, एंड हमारी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रही एट द रेट ऑफ 6-7%, राइट। 2014 में सबसे बड़ा पैरामीटर आया था, वो है जनधन योजना, क्योंकि लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं थे, तो UPI जो सिस्टम है वुड हैव फेल्ड। अगर हमारे पास अकाउंट ही नहीं है तो UPI आप कैसे कर पाओगे, राइट। UPI हैज़ बिकम अ सक्सेस बिकॉज ऑफ द डिजिटल इंडिया कैंपेन एज वेल एज जनधन योजना। पहले तो टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, इंटरनेट सस्ता होना चाहिए, तब आप यूज़ कर पाओगे। दूसरा है आपके पास अकाउंट होने चाहिए, तो आप UPI कर पाओगे। तो ये दोनों बेस बने UPI को सक्सेसफुल बनाने के लिए, राइट। और अब 2021 कोरोना के बाद देयर इज़ अ वेरी ड्रास्टिक मूवमेंट विच इज़ द SIP मूवमेंट, विच वी कॉल एज द SIP मूवमेंट, जन निवेश। ठीक है, काफ़ी लोग अभी पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए हैं थ्रू SIPs इन द मार्केट, थ्रू म्यूचुअल फंड्स, राइट। इफ़ यू सी द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जब FY15 में इट वॉज ओनली 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ का इंडस्ट्री था FY15 में, फाइनेंशियल ईयर 15। बाय FY25 इट विल ऑलरेडी बिकम अ 60 लाख इंडस्ट्री। अब ऑलरेडी 52-53 लाख करोड़ पे है। बाय नेक्स्ट ईयर इट विल ऑलरेडी टच 60 लाख करोड़, राइट। 15 से लेके 25 में, 10 साल में, फ्रॉम 10 टू इट विल बिकम 60 लाख करोड़, एंड बाय FY30 इट विल बिकम ऑलमोस्ट 100 लाख करोड़ इंडस्ट्री। सो उतना पैसा लोगों का म्यूचुअल फंड के पास आ रहा है मैनेज करने के लिए, राइट। सो पहले जो ये इंडस्ट्री मैं बता रहा हूँ FY15 में 10 लाख करोड़ की टोटल इंडस्ट्री थी। इस महीने का डेटा है कि SBI म्यूचुअल फंड अलोन इज मैनेजिंग 10 लाख करोड़। एक इंडस्ट्री जो थी, उतना पैसा सिर्फ SBI म्यूचुअल फंड मैनेज कर रही है आज की तारीख में, राइट। इमेजिन द ग्रोथ विच द इंडस्ट्री विल बी सीइंग, एंड दिस मनी ऑफ द इंडिविजुअल इन्वेस्टर विच इज कमिंग टू द मार्केट थ्रू म्यूचुअल फंड विल बी ह्यूमंगस। ठीक है, 1 लाख करोड़ टच करने में टाइम नहीं लगेगा। SIP बुक भी हम जब देखते हैं तो 20,000 करोड़ की है, इसको 50,000 करोड़ पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। यहाँ से उसको सिर्फ डबल होना है, और डबल होना है, एंड इट विल टेक अनदर 5 years फॉर द SIP बुक टू टच 50,000 करोड़, 5 to 6 years मैक्स। तो हर महीने 50,000 करोड़ रुपया इक्विटी में आएगा थ्रू SIPs, थ्रू म्यूचुअल फंड्स। सो इमेजिन व्हाट विल बी द market levels at that point of time. So now DIIs have become a dominant players. आज FII का importance is irrelevant, right? Already retail investors और DIIs का equity holding is more than FIIs today. ये already हो चुका है, right? FIIs and FIIs are holding less amount of equity in Indian markets, whereas DIIs and retail investors are holding more equity in the Indian markets.
right? So we are already becoming a dominant player. We are getting unaffected by the FIIs coming in or FIIs going out. वो आ रहे हैं तो भी परवाह नहीं है, वो जा रहे हैं तो भी परवाह नहीं है, राइट? तो हम हमारी इक्विटी हम ही होल्ड कर रहे हैं. सो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. वी आर ड्राइविंग आवर इक्विटी मार्केट्स, राइट? सो अब लास्ट 10 साल का इक्विटी मार्केट का ट्रेंड देखेंगे फ्रॉम 1990 टू 2033. 1990 में सेंसेक्स वॉज एट 700 लेवल्स. 2000 में इट वॉज 5000 लेवल, सो 7x ग्रोथ था. 2010 में इट बिकम्स 4x 20,000 लेवल पे. 2020 में इट वॉज 45,000 एंड 23 में इट वॉज 65,000 एंड इन 24 में इट इज ऑलरेडी क्रॉस 77,000 लेवल्स, राइट? तो 2033 में कितना होना चाहिए आप बताइए, कितना होना चाहिए 2033 में? So this is an important parameter to understand what will be the Sensex level in the next 10 years. ग्रोथ तो आएगी, कॉर्पोरेट्स अर्न करेंगे, लोग पैसा डालेंगे, इकोनॉमी तो चलेगी, बिकॉज ऑल द फैक्टर्स आर सपोर्टिंग द ग्रोथ ऑफ द इंडियन मार्केट, राइट? सो दिस इज द इंडियाज डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. सो ये विजय केडिया के सेइंग आई बिलीव द बॉटम इज इन प्लेस एंड वी आर प्रोबेबली इन अ न्यू बुल मार्केट, सेज मार्केट एक्सपर्ट विजय केडिया. So we are already in the bull market after Corona since 2021. We are 3 years already in the bull market. ठीक है. सो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज हमें लेना है. अगर हम नंबर्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो था 8 लाख करोड़ का, विच हैज़ इंक्रीज टू 42 लाख करोड़. कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो था 33% में जो कंपनीज के लिए था, इट इज़ डिक्रीज टू 22%. डिजिटल ट्रांजेक्शन जो थे वो सिर्फ 4% थे 2016 में, इट इज इंक्रीज टू 76-77%. CPI इन्फ्लेशन सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, इज इन वेरी मच इन कंट्रोल. 10%, 11% हुआ करता था 2011, 12, 13 में. इट इज़ नाउ 4%, 4.5%. सो एक स्टेडी इन्फ्लेशन रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, फॉर द ग्रोथ. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव बीन इंक्रीजिंग $22 बिलियन से $46 बिलियन. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स वो होता है जहाँ पे वो कंपनीज इंडिया में आके बिजनेस करती है, जैसे IKEA इंडिया में आके बिजनेस कर रहा है, मैकडोनल्ड्स इंडिया में आके बिजनेस कर रहा है, FIIs इन्वेस्ट करता है, FDI यहाँ के यहाँ पे बिजनेस करते हैं. सो हाईवेज जो हमारे थे, GST कलेक्शन जो हमारे हैं, इलेक्ट्रीफाइड रेलवेज जो हमारे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो गवर्नमेंट हमको दे रही है, कॉर्पोरेट डेप्ट जो था GDP का फ्रॉम 62% इट हैज़ कम डाउन टू 50% एंड इट इज़ अ वेरी हेल्दी साइन. सो नाउ द कॉर्पोरेट हैज़ मोर स्कोप टू टेक मोर डेट फ्रॉम द ऑन दियर बुक्स फॉर द ग्रोथ. ठीक है. जो डेट था वो काफ़ी ज़्यादा था, अब डेट जैसे ही कम होता है तो उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है एंड ऑटोमेटिकली इट एड्स टू द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड उसी प्रकार से उनकी अर्निंग्स बढ़ती है, EPS बढ़ता है. ठीक है. रियल एस्टेट भी आप देखेंगे तो 50,000 प्रोजेक्ट हुआ करते थे विच आर नाउ समवेयर अराउंड 75,000. तो पुराना नंबर है, इट इज़ मोर देन 1 लाख प्रोजेक्ट्स, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है. सो दिस इज द इंडियाज डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड 21 से लेके 2031 10 साल इंडिया विल बी ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, वेदर यू आर अ पार्ट ऑफ इट, वेदर यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट, इंडिया विल ग्रो. इतनी ग्रोथ आने के बावजूद भी पेनिट्रेशन इंडिया का कितना है? इट इज़ ओनली नॉट मोर देन 5%. सबसे ज़्यादा इंडियन हाउस होल्ड्स इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में, उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में, उसके बाद इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक डिपॉजिट में, उसके बाद जा रही है इंश्योरेंस की पॉलिसीज़, ठीक है, उनके बाद जा रही है प्रोविडेंट और पेंशन फंड्स में, उसके बाद थोड़ा बहुत कैश पड़ा हुआ है एंड उससे बाद आप इन्वेस्ट करते हो इक्विटी में. सबसे कम एक्सपोजर इक्विटी में है कंपेयर टू एनी अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स. यह है इंडियन हाउस होल्ड्स का. सो ये पेनिट्रेशन अभी अगर यहाँ से डबल भी हो जाता है तो यू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ मनी दैट विल बी कमिंग इन, राइट. यहाँ से डबल हो गया तो इन्वेस्टमेंट अगर डबल हो, पेनिट्रेशन अगर डबल हो जाता है, सो इमेजिन व्हाट विल बी द मार्केट लेवल्स. सो इफ वी सी द डेटा जहाँ पे करेक्शन हुआ है मार्केट में, मोर देन 25% करेक्शन 6 से 7 बार हुआ है. 1992 में मार्केट हैड करेक्टेड मोर देन 50%, हर्षद मेहता के टाइम पे. 1996 में अगेन एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था, इट मार्केट वेंट डाउन बाय 40%.
2000 में बिकॉज ऑफ द डॉट कॉम बबल बस्ट इट वॉज डाउन बाय 56%. 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था एंड मार्केट वॉज डाउन बाय 60%. 2013 में अगेन देयर वॉज ब्रेक्सिट एंड ग्रीस क्राइसिस एंड इंडिया वॉज इनटू फ्रेजाइल फाई एंड द मार्केट वॉज डाउन बाय 28%. 2020 में because of corona and covid market was down by 23%. Still the market has grown from 100 to 65,000 and now 77,000. 1979 से सेंसेक्स चालू हुआ था 100 पॉइंट से एंड 2024 में इट कंप्लीट्स 25 ईयर्स, सॉरी 45 ईयर्स. ठीक है, 45 साल हो चुका है बीएसई सेंसेक्स को फ्रॉम 1979 से लेके 2024. And in last 45 years, Sensex has delivered more than 16% returns and 1% dividend yield. So almost 17% returns in the last 45 years. 45 साल में 17% का रिटर्न्स आप अपना गणित लगा लो कि कितना पैसा बन चुका होगा अगर आपने वो टाइम पे 1 लाख रुपया डाला होता या 10,000 रुपया डाला होता या आपने 1,000 रुपये की या 100 रुपये की भी SIP की होती फॉर नेक्स्ट 45 ईयर्स. यही मैं कह रहा हूँ कि इंडिया इज इन द बुल मार्केट सिंस इट्स इंसेप्शन. जब से चालू हुआ सेंसेक्स तब से हम बुल मार्केट में ही हैं. देर विल बी एन नंबर ऑफ करेक्शन विच आर कमिंग इन एंड गोइंग इन. देर विल बी एन नंबर ऑफ फ्रॉड्स दैट विल बी हैपनिंग इन. देर विल बी मेनी गवर्नमेंट दैट विल कम एंड दैट विल गो. बट इंडिया इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट टू ग्रो एट अ सर्टन रेट. सो उतने बड़े बड़े ड्रॉ डाउन आए हैं जहाँ पे 50% से ज़्यादा भी मार्केट क्रैश हो चुका है, 60% से भी क्रैश हो चुका है. स्टिल द मार्केट हैज़ बीन एबल टू डिलीवर 16-17% रिटर्न्स. छोटा अमाउंट नहीं है. सो इट इज़ अ वेरी बिग अमाउंट, राइट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड करेक्शंस आर टेम्पररी बट द ग्रोथ इज परमानेंट. ग्रोथ तो मिलेगा ही एंड नेक्स्ट 25-30 ईयर्स के लिए हमारे पास एडवांटेज है दैट इंडिया विल बी ग्रोइंग एंड इंडिया विल बी ग्रोइंग फास्ट. अगर गवर्नमेंट का एडवांटेज यही है कि दे वर्क एज अ कैटलिस्ट, दे वर्क एज अ बूस्टर टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, आपकी स्पीड फास्ट हो जाती है. बट इररिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट द कंट्री विल ग्रो. सो आपने इंडिया ग्रोथ स्टोरी देखा है. 2000 में सेंसेक्स वॉट समवेयर अराउंड 3,972 पॉइंट्स. तब $, GDP हमारी थी समवेयर अराउंड $468 बिलियन. सो 27 में हमारी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी तो सेंसेक्स क्या लेवल पे होगा. फ्रॉम 4,000 लेवल सेंसेक्स का था तब $500 बिलियन भी नहीं थी. ठीक है, ये मैं 2000 की बात कर रहा हूँ. आज अगर GDP $5 ट्रिलियन थी तो सेंसेक्स 2027 में अगर हम $5 ट्रिलियन पहुंच जाते हैं इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स. करंट GDP डेटा, करंट इंडिया GDP इज समवेयर अराउंड 3.9 to 3.92 ट्रिलियन. तो 1 लाख ट्रिलियन टू बी एडेड, 1 ट्रिलियन टू बी एडेड, नॉट 1 लाख ट्रिलियन, इट इज़ 1 ट्रिलियन टू बी एडेड. सो US अगर हम $5 ट्रिलियन पहुंच जाते हैं तो सेंसेक्स क्या लेवल पे होगा. सो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ सेंसेक्स 2000 कैन हैपन, राइट. 12 to 13% का नॉमिनल GDP ग्रोथ जो इंडिया डिलीवर कर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 7% का आपका रियल ग्रोथ प्लस 4 to 5% का आपका इन्फ्लेशन, 7% की ग्रोथ पकड़ लो, 5% का इन्फ्लेशन पकड़ लिया, 12% का ग्रोथ. तो बाई डिफॉल्ट द कंट्री इज ग्रोइंग. 12% से तो कंट्री ग्रो कर ही रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फैक्टर कमिंग इन, एनी फैक्टर गोइंग आउट, राइट. ये मैं एवरेज रिटर्न बता रहा हूँ आपको. सो ये लास्ट 10 साल का डेटा भी आप निकालोगे तो सेम डेटा है. ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट प्रॉफिट विल ऑलवेज बी हायर देन द GDP. ठीक है, अगर कंट्री 12% से ग्रो कर रही है, सो कंपनी लाइक रिलायंस और टाटा और अडानी और गोदरेज और महिंद्राज और द गोइंकास, दे विल नॉट बी ग्रोइंग एट द सेम रेट. कॉर्पोरेट का काम तो और ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है. So they deliver somewhere around, they will be delivering somewhere around 15%, and this has been the corporate growth, profit growth in the past. So 15% का CAGR अगर हम पकड़े तो यहाँ से 50,000 से लेवल से लेके seems very possible in the next 5-7 years, right. आज हम 77,000 लेवल्स पे, हमको सोचना है कि 2 लाख पॉइंट्स सेंसेक्स कब पहुँचेगा. दैट विल हैपन सूनर देन लेटर. यहाँ से डबल सेंसेक्स को डबल होने में 5 साल लगेंगे, 5 से 6 साल. ठीक है, फ्रॉम 77,000 लेवल्स और 75,000 लेवल से 1.5 लाख का 1,50,000 लेवल्स, एंड वहाँ से और 3 साल लगेंगे 2 लाख पहुँचने में. सो नेक्स्ट 8 ईयर्स, नेक्स्ट 10 ईयर्स, इमेजिन 10 ईयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
जो भी पैसा आप आज इन्वेस्ट करोगे 10 ईयर्स तक होल्ड करना है, एंड दैट विल हेल्प यू टू बिकम अ मिलियनर और अ बिलियनर. Very important to understand. Next 10 years are very important. We are already into that bull cycle. There will be some slowdown coming in. मैं ये नहीं कह रहा कि it will be a one way growth. इक्विटी मार्केट है, अप्स एंड डाउन, वॉलेटिलिटी उसका फीचर्स है, वो होने ही वाला है. एवरी क्वार्टर देर आर कॉर्पोरेट अर्निंग्स विच आर डिक्लेयर्ड. Every month there are so many data which are getting declared with respect to the employment data, inflation data, GDP डेटा, GST कलेक्शन डेटा. तो हर क्वार्टर में, हर महीने वो अच्छा नहीं रहने वाला है. सो देर विल बी अप्स एंड डाउन्स इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, बट मार्केट को जाना ऊपर ही है. ठीक है. सो नेक्स्ट 10 ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द इंडिया ग्रोथ स्टोरी. इसीलिए डिस्कस करना था कि व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट विल ड्राइव द ग्रोथ ऑफ द कंट्री. बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ड्राइव करेंगे कंट्री की ग्रोथ इन द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स. पॉपुलेशन से लेके, इकोनॉमिक फैक्टर्स, कंजम्पशन से लेके, एक्सपोर्ट से लेके, आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर से लेके, दिस आर द टूल्स. द इकोनॉमिक फैक्टर्स आर टॉकिंग ऑल अबाउट द ग्रोथ ऑफ द कंट्री. जितने भी पैरामीटर्स आप निकाल के देख रहे हो. सो नथिंग एंड नो वन कैन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द कंट्री. कोई भी आएगा इंडिया की ग्रोथ को नहीं रोक पाएगा. दिस विल बाउंड टू हैपन एंड द लेवल्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, दिस विल बी there in the next 10 years. ठीक है. So that's it from my side. If you have any question related to this, you can ask me these questions. मेरी एंड से पूरा हो चुका है, and I hope you are all now convinced that India will grow at a very good level. Anyone? So महात्मा गांधी जी का कोट है, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वॉट यू डू टुडे. तो आप जितना आज इन्वेस्ट करोगे तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में यू विल बी बेरिंग द फ्रूट, एंड द इन्वेस्टर्स हु हैड इन्वेस्टेड 10 ईयर्स 15 ईयर्स बैक आर बेरिंग द फ्रूट टुडे. ठीक है. जिन्होंने 10-15 साल पहले से इन्वेस्ट किया था तो आज वो उसका फ्रूट ले रहे हैं, बिकॉज द मार्केट हैज़ ग्रोन ड्रास्टिकली. दे हैव टेकन दैट एडवांटेज, राइट. द फर्स्ट एक एडवांटेज. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग इट अबाउट टुडे, तो हमको देखना है कि आते 10 साल में हम कितना पैसा अपने आप के लिए बना पाएंगे. ठीक है. बिकॉज लोग तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग पैसा लगा रहे हैं, इकोनॉमी भी ग्रो होने वाली है, सब कुछ होने वाला है. बट अगर मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा तो मैं पीछे रह जाऊँगा. या फिर 10 साल बाद यही होगा कि अरे यार 10 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो मैंने अच्छा खासा पैसा बना लिया होता. ठीक है. वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू, टू कोच यू. ठीक है. सो वी कैन गेट इन टच विद ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नेक्स्ट 10 ईयर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. एनीवन हैव एनी क्वेश्चन कैन आस्क मी, और एल्स वी कैन वाइंड इट अप हियर. एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. Amol, any question? Thank you. Nice information. सो नेक्स्ट टाइम भी आप, मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आप आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनको भी आप लिंक भेजिए, सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट एंड वी हैव गुड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन सच काइंड ऑफ वेबिनार्स. हम लास्ट 3 महीने से कंटिन्यूस बेसिस पे ये कर रहे हैं. लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ वी ट्राई टू कीप दिस वेबिनार, एंड वी होप कि नेक्स्ट मंथ के संडे पे वी सी मोर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स. ठीक है. टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु हैव जॉइंड इन, वी विल आस्क ऑल अदर देम टू ब्रिंग मोर नंबर ऑफ पीपल, and we will be doing such good topics every month on month, so that we are able to educate you well and you are able to take good decision with respect to your investments, right? Thank you so much guys. So I will be ending the meeting here, and we will be meeting again in the next month, and I hope you the participant who have joined participate again in the next month. Thank you so much.